गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? ओके। हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स। 5 मिनट में पीछे का देख लेते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बात किया था फंडामेंटल राइट्स में कि कहाँ से कहाँ तक आपका था। तो सब लोग को याद होगा कि पार्ट 3 जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है, पार्ट 3 हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। क्लियर? कौन सा अनुच्छेद से? 12 से लेकर 35 तक। और इसीलिए हम इसको अपना मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। पार्ट 3 को क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मैग्ना कार्टा था ये एक अधिकार पत्र था। किंग जॉन जो ब्रिटेन ने के राजा ने अपने नागरिकों को दिया था, वो उसे मैग्ना कार्टा कहते थे। तो हम लोग जो अधिकार उल्लेखित है हमारा, उसको भी हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसलिए पार्ट 3 हमारा मैग्ना कार्टा है। ज्यादातर हम लोग प्रभावित किससे थे? तो बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिका से था, उसमें मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी। इसी को देखते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने कुछ चीजें वहां से ले ली। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे मूल अधिकार किस देश से लिए गए? तो अमेरिका से लिए गए। फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइड है वो नागरिकों, हमारे लिए भी है, भारतीयों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी है, लेकिन हमारे अधिकार ज्यादा हैं, विदेशियों के लिए थोड़े कम प्राप्त हैं। पार्ट 3 में जो डिफाइन है वो मूल अधिकार है। इसके अलावा अगर कोई अधिकार की बात करते हैं तो अदर पार्ट्स में डिफाइन होंगे। टोटल कितने आप मूल अधिकार की बात होती है स्टूडेंट? तो अब 6 होती है। पहले कितने थे? 7 थे। एक मूल अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। और प्रेजेंट में हम लोगों के पास 6 राइट्स है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के आर्टिकल तक देखने को मिलेगा। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धर्म की स्वतंत्रता 25-28। संस्कृति और शिक्षा 29 और 30। और संवैधानिक उपचार मतलब सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं 32 के तहत, और हाई कोर्ट अगर जाना है तो 226 के तहत। तो इस तरह से चीजें आपको देखने को मिला। अब अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक आर्टिकल आपको बताया हमने कि 12 से 35 तक की हम बात करते हैं। तो 12 और 13 में क्या डिफाइन किया गया था? 12 में डिफाइन किया गया था स्टेट की डेफिनेशन, कि अगर हम कहीं पर मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स स्टडी करते हैं तो उसमें स्टेट शब्द आएगा। तो स्टेट का मतलब केवल राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब जो भी यहाँ पर निकाय है, एजेंसी है, सब है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई प्राइवेट एजेंसी ही क्यों ना हो, वो कोई भी हो, तो संसद वगैरह कोई भी, तो वो सबको स्टेट कहलाएगा इस मौलिक अधिकार के रिस्पेक्ट में। जो आर्टिकल 13 है वो ये कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो उसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। तो मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इसका रक्षक है, प्रोटेक्टेड है। वो इसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि अगर राज्य कोई कानून बना रहा है जो आपके मौलिक अधिकार के खिलाफ जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये प्रावधान इसमें किया जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो इस दशा में आप कहाँ जा सकते हैं? तो आप अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके कानूनी अधिकार दे दिया गया। और अब यह किस अनुच्छेद में है? तो 300A में है। ये कुछ चीजें हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे। 3 केसेस की हमने बात की थी। एक केस था आपका शंकरी प्रसाद बनाम और गोलकनाथ और केशवानंद। देखो बहुत शॉर्ट में समझ लो, केवल बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं है। शंकरी प्रसाद में ये कहा गया था कि जो संसद है वो संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार का संशोधन कर सकती है। जब 1951 में ये था तो उन्होंने कहा कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है, लेकिन गोलकनाथ वाले में उन्होंने कह दिया कि हम आप किसी भी तरह से इसके मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकते। तो पहले वाले में वो कह रहे हैं कि कम कर सकते हैं, दूसरे वाले में वो कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, तीसरे वाले में वो कह रहे हैं केशवानंद भारती वाले केस में कि हाँ हम मौलिक अधिकार में कम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहेगा कि संविधान की जो मौलिक संरचना है उसमें चेंज ना हो। इसको अगर ध्यान में रखते हुए हम करते हैं तो हाँ चेंज हो सकता है। तो केशवानंद भारती केस इसलिए ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि 13 जजों की पीठ थी ये, और ये अभी तक की सबसे बड़ी पीठ है, इसलिए इनके निर्णय को सर्वमान्य माना जाता है और बार बार इसी का रेफरेंस दिया जाता है। तो आज भी हम लोग इनको मानते हैं कि आप फंडामेंटल में चेंज किया जा सकता है राइट्स में, लेकिन मौलिक संरचना नहीं बदलनी चाहिए। इस तरह से चीजें आपको समझ में आती है। 13(2) में वही चीज बात की गई थी कि सरकार जो ऐसी कोई भी लॉ अगर निर्माण नहीं करेगा जिससे कि मूल अधिकारों को छीन लिया जाए, ठीक है, या उन्हें कम कर दिया जाए। तो आर्टिकल 13 का उपबंध 2
इसमें यही कहा गया था कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाना है जिससे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो। ओके, अब आते हैं हम लोग 14 से 18 समता का अधिकार। तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट। चलो एक समरी दे देते हैं जिससे आपको पहले 14 से 18 समझ में आ जाए कि क्या है। देखो 14 से 18 को अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो क्या है आपका, शॉर्ट में देखते हैं कि वो क्या है, फिर उसके बाद एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो 14 है, 14 वो क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सब समान है, कानून के सामने सब समान है। स्विच गियर का लेक्चर हमें आइडिया नहीं भाई, स्विच गियर का लेक्चर कौन ले रहा था, जो भी ले रहा हो उनसे बात करो या तो ऑफिस में बात करना। स्विच गियर का लेक्चर जो दिया गया है उनका नाम क्या है, आई डोंट नो, ठीक है ऑफिस में पूछ लेना स्विच गियर के लेक्चर जो ले रहे थे कौन है। तो आर्टिकल 14 का अगर हम बात करते हैं तो विधि के समक्ष समता यानी कानून के सामने सब समान है, क्लियर है, ये एक बात की गई थी। 15 में अगर हम बात करते हैं तो भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश, उसकी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक प्लेस पर, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, कोई भी ऐसा प्लेस हो पब्लिक जो उसके अंडर में आता होगा सरकार के, तो वहां पर आप किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते इन 5 के आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार। ये आर्टिकल 15 में कहा गया। आर्टिकल 16 में क्या बताया जा रहा है, लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता का लोक मतलब हो गया एक प्रकार से सरकारी, और नियोजन हो गया एक प्रकार से नौकरी। तो सरकारी नौकरी में सबको अवसर की समानता है। आप किसी के मतलब जाति के हिसाब से या किसी के व्यक्ति के हिसाब से आप उसको भेदभाव नहीं करेंगे, सबको समान अवसर है। अगर सरकारी नौकरी निकलती है तो सबको अधिकार है उसमें जाने का। तो वो बात आर्टिकल 16 में हो रही है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब सरकारी नौकरी में, ठीक है। तो सरकारी नौकरी में अवसर की समानता आपको देनी होगी। तो किसी से आप ये नहीं छीन सकते कि आप कहें कि नहीं भाई आप पिछड़ी जाति को आपको हम नहीं देंगे, तो ये सब आप नहीं कर सकते, ये है समानता। आर्टिकल 17 आपको कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो आपको कहता है वो कहता है अनटचेबिलिटी के बारे में, ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट, जैसे छुआछूत नहीं रहता बहुत ज्यादा मतलब इसमें समाज में कि वो इस जाति का है, इधर का है, हम नहीं उसको टच करेंगे या समथिंग, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये अब कानूनन अपराध है, देखेंगे हम लोग उसे। तो आर्टिकल 17 में आपको बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत यानी कि आप अनटचेबिलिटी को लेकर के आप किसी को भेदभाव नहीं करेंगे, सभी को समान रहने का अधिकार है। आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, जो टाइटल मिला करता था वो उपाधियों का अंत है, आप कोई टाइटल नहीं रखेगा। टाइटल का मतलब ऐसा था जैसे अंग्रेजों के समय से अगर देखो तो उनको राजाओं को उपाधि नहीं दे दी जाती थी, राय बहादुर, महामहिम, मतलब उस समय के जो राजा वाजा को महाराजा को दे दिया जाता था, तो बड़े बड़े उपाधि लेकर के वो लोग बैठ जाया करते थे। उनका आने वाला बेटा है तो वो भी एक उपाधि ले लेता था। तो इसको एक प्रकार से इक्वलिटी में विभेद माना गया कि ये समानता नहीं है और हम ये नहीं कर पाएंगे, तो उपाधियों का अंत कर दिया गया कि आप उपाधि नहीं लेंगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे भारत रत्न अगर दिया जा रहा है तो इसको उपाधि नहीं माना जाएगा, इसको सम्मान माना जाएगा, तो ये सम्मान के रूप में दिया जा रहा है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब उपाधि नहीं मानी जाएगी, ये एक सम्मान माना जा रहा है कि जो एक टैलेंटेड व्यक्ति है उसकी योग्यता के आधार पर दिया जा रहा है, तो इसको देने का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई हम आप कहे आपसे कि अब मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं, तो अब ये उपाधि वो नहीं ले सकता कि मैं महाराजा हूं। जनता बोल रही है वो अलग बात है, लेकिन वो लगा नहीं सकता अपने साथ, ठीक है, नाम के आगे लगा नहीं सकता कि मैं महाराजा हूं या आगे। हाँ, इवन आप ये भी नहीं कर सकते कि आप अपने नाम के साथ भारत रत्न लगा दें, आपको मिला है पुरस्कार, लेकिन आप ये नहीं कर सकते मैं सचिन तेंदुलकर भारत भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसे नहीं लगाएंगे आप, सचिन तेंदुलकर ही रहेगा। बस ये है कि आपको एक सम्मान मिला है भारत रत्न, अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते आगे या पीछे कहीं पर भी, ठीक है। तो वो एक चीज आपको ये इसमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा।
तो हम लोगों ने देखा स्टूडेंट कि 12 आर्टिकल में एक समरी दे दे जिससे थोड़ा सा याद हो जाए जो हमारे मेन पॉइंट के लिए, बाकी हम डिस्कशन अभी करते हैं कि क्या है ये। आर्टिकल 12 में हमने बताया है स्टेट की डेफिनेशन कि पूरे मौलिक अधिकार में जो स्टेट है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 13 में हमें ये बताया गया है कि अगर स्टेट कोई कानून बनाता है और उससे हमारे मौलिक अधिकार से छेड़खानी होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 14 में हमें ये बताया, 14 से लेकर के 18 में हमें इक्वलिटी के बारे में बताया गया है। तो 14 में ये बताया गया है कि कानून के सामने सब समान है, ठीक है, कानून सबके लिए समान है, कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होगा। 15 हमको ये बताता है कि इन 5 आधारों पे आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता किसी भी पब्लिक प्लेस पर, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे कोई भी हो, स्कूल हो या कोई भी प्लेस हो, रोड हो, कहीं पर भी आपसे भेदभाव नहीं होगा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। 16वां आपसे कहता है कि अगर कोई सरकारी नौकरी है तो उसमें सभी को समानता का अवसर है, हम किसी भी प्रकार से उनसे भेदभाव नहीं कर सकते, ये 16वां कहता है। 17वां कहता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत की धारणा आप नहीं रखेंगे, किसी व्यक्ति को मतलब आप इस आधार पे अगर समाज से निकालते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपको दंड मिल सकता है। दंड में कई प्रावधान है, 6 महीने की जेल हो सकती है, कुछ जुर्माना हो सकता है। तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। और आर्टिकल 18 अगर कहता है तो उपाधियों का अंत, ये। अच्छा, अनटचेबिलिटी में एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट की, अनटचेबिलिटी जनरली किस चीज को कहा जाता है, आप लोग थोड़ा सा इसमें भ्रमित होंगे कि छुआछूत किस प्रकार से होता है, कि मतलब किस कैटेगरी को हम अनटचेबिलिटी में लेते हैं। देखो ये ज्यादातर जन्म के आधार पे होता है, मतलब कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद ही महार जाति के थे, जो एमपी में महू जनपद में, मतलब महू जगह में जन्मे थे, महू में, तो महार जाति के थे वो खुद ही। तो वो जाति जो थी, जन्म से ही अगर कोई उसमें पैदा भी हो जाता था तो उसको अनटचेबिलिटी समझा जाता था, मतलब उसको अनटचेबल, छुआछूत, उसको छूते भी नहीं थे लोग, और पानी वगैरह भी नहीं पीते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, स्कूल वगैरह में भी उनको नहीं घुसने दिया जाता था, या समथिंग, उनके हाथ से छुआ हुआ पानी भी कोई नहीं पीता था। तो एक्चुअल में जो अनटचेबिलिटी मतलब था कि वो एक जन्म के आधार पर डिफाइन हो रहा था, कि अगर ये इसी कुल में पैदा हो गया, जैसे अब वो महार जाति में ही पैदा हो रहा है, तो कहा जाएगा कि ये अनटचेबल ही हो गया, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज डिफाइन है। दूसरी चीज, अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन संविधान में नहीं है, संविधान में कहीं पर भी अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन ही नहीं दी गई है कि अनटचेबिलिटी क्या। जैसे स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, राज्य की परिभाषा उन्होंने 12वीं में समझाई है, अस्पृश्यता का उन्होंने एक भी बार डेफिनेशन नहीं दिया कि हम किस कैटेगरी को अनटचेबिलिटी कहेंगे। तो अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अनटचेबिलिटी हम किस चीज को माने, क्योंकि संविधान में डिफाइन ही नहीं है कि उसका डेफिनेशन क्या है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था अनटचेबिलिटी के लिए, उनका एक मेजर डिसीजन आ रहा था कि अनटचेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर किसी घर में वो जन्म से ही वो पैदा हो जा रहा है और उसके आधार पे अगर आप उससे छुआछूत का भेदभाव रखते हैं तो वो अनटचेबिलिटी में आता है। हाँ, अगर कोई दोस्त वगैरह आपके हैं और किसी व्यक्ति को इस आधार पे अगर वो कह दे कि हम इसका चेहरा नहीं देखेंगे, हम इसके साथ खाना नहीं खाएंगे, और ये चीज, तो ये अनटचेबिलिटी नहीं है, इस आधार पे उसको दंड नहीं दे पाएंगे आप। अनटचेबिलिटी उस आधार पर है कि अगर आप उस कुल में जन्म ले रहे हैं जो छुआछूत माना जा रहा था या पिछड़े उसमें, तो वो अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। अगर आप किसी से नाराज हो जा रहे हैं, जा बेटा कल से मैं तेरा चेहरा ही नहीं देखूंगा, लो तुम कहो कि भैया ये तो हो गया आर्टिकल 17 ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं है, ठीक है, ये अनटचेबिलिटी में नहीं आता। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन की बाद में कि क्या चीजें इसमें आएंगी और क्या चीजें नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, तो हम लोगों ने समझ लिया, एक ओवरव्यू क्लियर हो गया स्टूडेंट। आर्टिकल 12 में किसकी डेफिनेशन है, जल्दी फटाफट। डॉक्टर वॉक्टर तो लगा सकते हो, डॉक्टर इंजीनियर वो आपका एक सम्मान, वो टैलेंट है, वो उपाधि नहीं कहा जाता, वो एक टैलेंटेड होता है कि उस प्रकार से वो चीज है। और टैलेंट के आधार पे या उसके आधार पे समानता का अधिकार हनन नहीं है, ठीक है, समानता का अधिकार हनन नहीं है अगर आप वो लेते हैं तो। चलिए स्टेट के बारे में डेफिनेशन 13 में क्या बात हुई है, आर्टिकल 13 में क्या बात हुई है, आर्टिकल 13 में क्या बात हुई है, जुडिशियल रिव्यू, यस। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है किसी भी प्रकार के कानून से तो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल पावर है रिव्यू की, वो कर सकता है, और उस हद तक कर सकता है जिस हद तक वो मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा होगा। वेरी गुड, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट जाने का, और जाके
सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विवेक, रक्षा शंकर, शुभम, रौनक, ज्योति, अंशिका, देवेंद्र, जयप्रकाश, सत्यजीत, पूजा, इमरान, कुसुम, अभिषेक। कानून सबके लिए समान है। वेरी गुड। और हम लोगों ने समझा था कि कानून सबके लिए समान है ना, समझ लिया था ना हम लोगों ने। कई लोग उससे अपवाद हैं, जैसे राष्ट्रपति, गवर्नर, ये लोग उससे बाहर हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उससे बाहर हैं, विधानमंडल एमएलए वगैरह बाहर हैं, एम्बेसडर वगैरह बाहर हैं इस चीज से, ठीक है ना। और दो चीजें हैं, कानून के सामने सब समान हैं, और समान संरक्षण वाला 2 पॉइंट हमने देखा था, ठीक है ना। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आपके साथ किसी पब्लिक प्लेस पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, होटल में भी नहीं किया जा सकता। कोई भी हो, पर्टिकुलर उसका पहल मतलब अपना खुद का इंडिविजुअली क्यों ना हो, वो ये नहीं कह सकता अरे तुम फिर आ गए, चलो निकलो, नहीं। कह दो भैया आर्टिकल 15, भेज देंगे जेल तुम्हें तुरंत, समझ गए, ठीक है। तो धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकते। यदि गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा जिससे कार्रवाई की जा सके सर? क्या है, अगर गर्लफ्रेंड नाराज होगी तो वो भी ये वो नहीं कर सकती कि मेरा बॉयफ्रेंड नाराज हो गया है, और उसने ये कहा है, तो उसका भी तो हक बनेगा भाई। दोनों, तुम अपने हिसाब से सोचोगे तो उसके पास भी अधिकार है, तुम अपना ही क्यों सोचते हो तुम लोग? भाई वो भी व्यक्ति है, जितने अधिकार तुम्हारे पास है उतने अधिकार उसके पास भी हैं, है ना। तो 15 में आपका ये हो गया। 16वां, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता सरकारी नौकरी में। 17वां, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी। 18वां, उपाधियों का अंत। राय बहादुर, अब ये सब नहीं लेना है उपाधि, है ना। देखिए 14 तक की बात हम लोगों ने की थी, आपने एक ओवरव्यू समझ लिया 14 से 18, ठीक है। आर्टिकल 14 में हम लोगों ने बात की थी स्टूडेंट, विधि के समक्ष समता। आपने देखा था दो कॉन्सेप्ट थे, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें से ये जो अमेरिका वाला है ये पॉजिटिव सोच है, वो वाला नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ में थोड़ी सी दिक्कतें थी कि वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब उसके सामने समान है, तो इस तरह गरीब के साथ एक भेदभाव हो सकता है। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इसमें सब ठीक है कि जो जिस प्रकार का व्यक्ति होगा उस प्रकार से उसकी सजा दी जाएगी, जुर्माना उस प्रकार से होगा। 15 देखते हैं। ओवरव्यू आपने समझ लिया, जो आपको याद करना है। यहाँ हम थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं जिससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए। जो मेन मेन पॉइंट्स बताए थे वो रट लेना। देखो रटना आपको ये है, ये कंपलसरी है। ये जो नीचे कंक्लूजन लिखा है ये रटना है, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन इस तरह से होंगे। तो ये चीज याद कर लीजिए, बाकी हम डिटेल देते हैं जिससे चीजें समझ में आ जाए कि एक्चुअल में क्या क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, 15 में देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमने 15 में क्या बात किया था कि आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता इन 5 चीजों पर, लेकिन अन्य आधारों पर किया जा सकता है। ये एग्जांपल दिया था हमने कि अन्य आधारों पे कैसे, वही कि इस रोड पर सबका अधिकार है चलने का, लेकिन कृपया जो भारी वाहन है वो यहाँ से ना गुजरे। एक तो बोर्ड लगा दिए हैं, जो 2 पहिया वाहन है वो जा सकते हैं, बड़े वाले वाहन नहीं जा सकते हैं। बड़ा वाला वाहन कहेगा अच्छा मेरे साथ भेदभाव, मैं जा रहा हूँ, मैं कोर्ट जाऊंगा, तो कहेगा आर्टिकल 15 अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। वो अन्य आधार कौन, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो 5 जो है उसके आधार पर नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी हो। तो ये 5 जो है इनके आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, प्रजाति, मूलवंश, वही है वो, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इसको छोड़ करके आप अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो चीजें कर सकती है, ठीक है। जेल होती है जो आर्टिकल को फॉलो नहीं करता। मोटर व्हीकल एक्ट कंस्ट्रक्शन में आता है सर, कास्ट लिखने के लिए। हाँ, तो आरक्षण कैसे मिलेगा कास्ट नहीं लिखोगे तो? मतलब एक तरफ से तुम्हें वो भी नहीं लिखना है, तुम्हें आरक्षण भी चाहिए, कैसे कैसे लोग हो भाई? सरकार को पता कैसे चलेगा कि हम तुम्हें आरक्षण दे कि ना दे? भाई कुछ तो प्रावधान करना पड़ेगा ना।
तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरी बात करते हैं इसमें अनुच्छेद 15(2), मतलब ये अंदर अंदर समझाया जा रहा है। एक ओवरव्यू आपने 15 समझ लिया कि अंदर 15 का मतलब ये था कि आपसे पब्लिक प्लेसेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन 5 के आधार पे दूसरे पे किया जा सकता है। दूसरा वो समझा रहे हैं वही, हर आर्टिकल में एक ही चीज क्लियर की गई है कि कोई ये लेके ना आ जाए कि देखिए आपने दुकान के बारे में नहीं लिखा है, हम दुकान में कर सकते हैं। तो वो सब चीजें उसके उपबंध बना के समझाए गए हैं हर चीजों में। अब वो क्या कहते हैं, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों को प्रवेश से नहीं रोका जा सकता, भले वो आप कोई किसी की पर्टिकुलर दुकान ही क्यों ना हो। आप उसको उसकी जाति के आधार पर उसको ये नहीं कह सकते कि आप मेरे दुकान में मत आइए। अगर वो मूवी देखने जा रहा है तो आप केवल उसकी जाति या उसके लिंग या धर्म के आधार पर उसको बाहर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये सब आप नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 में ये सब चीजें डिफाइन है, ठीक है। और इसी में एक बात बताई गई है कि जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए आपको विशेष सुविधा देनी होगी, क्योंकि ये लोग बहुत पहले से पीड़ित होते चले आ रहे हैं। तो इनको आप कुछ भी करिए, इनको अगर ऊपर उठाना है तो इनके लिए आप विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि महिलाओं को अगर आप देंगे प्रायोरिटी तो बाकी आदमी कहेंगे कि महिलाओं को तो आपने दे दिया, हमारे समानता का अधिकार तो हट गया। नहीं, 15(3) में डिफाइन है, महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। क्लियर? ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। तो राज्य के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान दिया जा सकता है, जैसे उन्हें घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, महिलाओं को कई चीजों में आरक्षण दिया जा सकता है, बच्चों के लिए बनाए जा सकते हैं कानून, ये सब है। अब इस चीज को आप लेके नहीं जा सकते कि हमारे समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उनको अधिकार दे दिया हमको नहीं दिया। नहीं, आर्टिकल 15(3) के तहत ये चीज की जा सकती है, ठीक है। चौथे की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें 15(4), अब देखो ये बहुत डिटेल में आपको केवल समझा रहे हैं हम, आप लोग इसको समझ सकते हो, केवल बहुत रटने की जरूरत नहीं, बस एक पॉइंट समझ लेना कि आर्टिकल 15 में क्या है, बस कि मतलब वो डिफाइन कर रहे हैं कि ये आपके लिए ये एक एक नहीं आएगा कभी। 15(3) में क्या है, 15(4) में क्या है, ये आपके लिए नहीं आता। आपको केवल वो लिखेंगे आर्टिकल 15 क्या है उसी में, तो आप समझ जाएंगे कि हम सार्वजनिक स्थानों पर विभेद नहीं हो सकता, महिलाओं बच्चों के लिए एक विशेष प्रावधान की सुविधा है इसी में, ठीक है, आरक्षण कर सकते हैं हम लोग। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। 15(4) कहता है यहीं पर आरक्षण का प्रावधान है। एक्चुअल में आरक्षण वाला जो प्रावधान था वो 15(5) में पूरे तरीके से देखा गया, लेकिन 15(4) में उन्होंने एक बात बोली कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, अगर वो सोशल और एजुकेशनल रूप से पिछड़े वर्ग हैं तो उनको शैक्षणिक संस्थानों में हम आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल टर्म आरक्षण शब्द यूज नहीं हुआ था, यहाँ पर यूज ये हुआ था कि हम सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में उत्थान के लिए, मतलब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए हम विशेष प्रावधान, ठीक है, विशेष प्रावधान कर सकते हैं। मतलब ये डिफाइन किया गया था 15(4) में कि जो आर्थिक देखो एक और स्टूडेंट, यहाँ पे आर्थिक शब्द नहीं था। 15(4) के आर्टिकल में आर्थिक वाला शब्द ऐड नहीं है, इसीलिए शुरुआत में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया था। तो आर्थिक वाला शब्द ही नहीं ऐड था वहां पर। तो इन्होंने क्या इसमें कहा है, इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं मतलब कि समाज में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, एजुकेशनल रूप से पिछड़े हैं, तो इस तरह से अगर वो पिछड़े हैं तो ऐसे वर्गों को उत्थान के लिए हम एक विशेष प्रावधान देने की सुविधा देते हैं, और ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इनको देते हैं तो कई दूसरी सोसाइटी जो होंगी वर्ग की, वो तुरंत खड़ी हो जाएंगी कि आप हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए 15(4) में डिफाइन कर दिया गया कि अगर कोई ऐसा पिछड़ा वर्ग है जो सामाजिक रूप से पीछे है और शैक्षिक रूप से पीछे है, आर्थिक का शब्द यहाँ पे यूज नहीं हुआ था, तो वो सोशली पीछे है या एजुकेशनली पीछे है, तो उसके उत्थान के लिए, समाज में उसको अच्छी जगह देने के लिए हम विशेष प्रावधान कर सकते हैं, और इसी के तहत फिर वो आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये एक शब्द यूज किया गया था इसमें, ठीक है। और इस अनुच्छेद को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा, जो स्टार्टिंग में नहीं था संविधान के समय, इसको ऐड किया गया है। पहला संविधान संशोधन जो आपका जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुआ है, उस संशोधन के तहत आर्टिकल 15(4) को जोड़ा गया।
कि बहुत सारी ऐसी वर्ग हैं, सोसाइटी हैं जो पिछड़े हुए हैं, हमें इनको समाज में ऊपर लाना है, तो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने होंगे और यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इस तरह से ये चीजें पॉइंट डिफाइन होंगी। ठीक है, तो यहां से आप देखते हैं कि जो आरक्षण है, रिजर्वेशन, उसका एक बेस तैयार हो गया। मतलब इस आर्टिकल ने एक बेस तैयार कर दिया कि अब हम इनको समाज में ऊपर उठाने के लिए एक आरक्षण की सुविधा दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो चीजें देखने को हमें मिली। क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 15(4) ये थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि कौन से आर्टिकल से, तो 15(4) को याद रख सकते हो कि जो 15(4) है, इसके तहत हम लोगों ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई। देखो, इस तरह समझाने से आपका थोड़ा सा दिमाग खुलता है कि आखिर में कब क्या किया गया था। आर्टिकल 15 खाली पढ़ेंगे तो आप बस इतना जानेंगे कि आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता 5 चीजों पर बस, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो 15(4) एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको पहले संविधान संशोधन में ऐड किया गया, जिसमें आर्थिक शब्द का उल्लेख नहीं है, इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से है कि अगर आप एजुकेशनली या उससे वीक हैं तो आपको संस्थानों में आरक्षण देने की सुविधा दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर उत्थान के लिए विशेष प्रावधान का सुविधा है। ये चीज किया गया। इन्हीं चीजों को जब 15(5) लागू किया गया तो इन्होंने सब अप्लाई कर दिया। ये जो चीजें प्रावधान दी जा रही है 15(4) में, 15(5) में इन्होंने अप्लाई कर दिया, उसे आरक्षण पूरा प्रावधान कर दिया 15(5) के तहत। क्या किया? 93 का संशोधन हुआ 2005 में, 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया आर्टिकल 15(5) को। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, किंतु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्कूल है उसमें आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये प्रावधान यही था। इसलिए कोई अगर विश्वविद्यालय या कॉलेज माइनॉरिटी बेस पर बनाया गया है तो यहाँ पर ये आरक्षण लागू नहीं होगा। वहां पर आप SC/ST के तहत जाकर के अपने आरक्षण की मांग नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट उसमें रखा गया कि ये सारे प्रावधान कहाँ लागू हो रहे हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उसमें लागू हो रहे हैं, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उस पर भी लागू हो रहा है। लेकिन कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है उस पर लागू नहीं होगा। यह आरक्षण आपको उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीजें देखी गई। तो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल है, जैसे आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय वगैरह है जो एक माइनॉरिटी उसमें देखा जाता है, तो उसमें ज्यादातर उस तरह के आरक्षण की व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है ना, पिछड़े वर्गों को। लेकिन बाकी जितने भी हमारे उस सब में मिलेगा आपको, है ना। तो ये इस तरह से 15(5) आर्टिकल है जो ऐसा कहता है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। आपको याद अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हमें ये चीज बताता है। तो इससे आपकी एक नॉलेज भी बढ़ जाएगी कि एक आर्टिकल है ऐसा जो ये चीज हमें डिफाइन करता है। तो आर्टिकल 15 का जो 5वां उपबंध है, आर्टिकल 15 का 5वां उपबंध, ये हमारे आरक्षण को लागू करवाता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के शैक्षणिक संस्थानों में, और जो प्राइवेट वगैरह हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट द्वारा संचालित है, स्टेट मतलब सभी जो उसके अंदर है, लेकिन माइनॉरिटी वाले पे लागू नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, और ये 93वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो दो जो है वो सीधे आपके एक प्रकार से रिजर्वेशन से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। ये एक फाउंडेशन था 15(4) और 15(5) में वो सीधे अप्लाई कर दिया गया। आई होप ये चीजें समझ में आ गई आपको स्टूडेंट। 15(4), 15(5) ये डिस्कशन किसके अंतर्गत चल रहा है? तो ये डिस्कशन चल रहा है आपके आर्टिकल 15 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत चल रहा है? आर्टिकल 15 के अंतर्गत, कि हम भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। इसे हम उत्थान के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि भाई आरक्षण क्यों दे रहे हो? आप तो अभी कह रहे हैं कि कोई भी अगर पब्लिक प्लेस है तो हम इसके आधार पर, जाति के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन आप तो आरक्षण दे रहे हैं, और आरक्षण दे रहे हैं तो फिर जाति के आधार पर तो आप भेदभाव कर ही रहे हैं। नहीं, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5) ये समझाता है कि भाई ये उत्थान के लिए उनके। ठीक है, और देखो कोई इतना बेवकूफ नहीं है। आप लोग इतना अगर ये आरक्षण की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इतने बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं, उनसे ज्ञानी तो आप है नहीं। अगर उनको लगता कि खराब आरक्षण तो हटा चुके होते अब तक। समझ रहे हो भाई? कितना भी कोई होता, अगर उनको इस तरह से लगता तो वो अभी तक रिजर्वेशन खत्म कर चुके होते। लेकिन अब है तो उनको लगता है कि जरूरी है ये कहीं ना कहीं समाज के लिए, ऊपर के लिए उठाने के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज
कि पावर तो है ही है भाई, वो सुनवाई कर सकता है उन चीजों पर, ठीक है, लेकिन वो भी इस तरह से नहीं है। दूसरा, आप देखो ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो सब लोअर कास्ट के हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सब अपर कास्ट के ही हैं, सवर्ण जाति के सब कुछ है। तो आप ये भी इल्जाम नहीं लगा सकते उनके ऊपर कि लोअर कास्ट के इस वजह से आरक्षण नहीं हटा रहे। फॉरवर्ड कास्ट के हैं सभी, सब उच्च जाति के काफी है, फिर भी वो नहीं कर रहे, तो मतलब कुछ तो होगा बात, जिस वजह से वो उसको संविधान को देखते हुए और उनको ऊपर उठाने के लिए चीजें की जा रही है। तो ये बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो जैसा हम समझेंगे उस हिसाब से चीजें होती है, आपको इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 जो 4 है और आर्टिकल 15(5) जो है, ये दो जो है आपके, वो सीधे से हमें इस चीजों में कहते हैं कि अगर सामाजिक उत्थान के लिए जरूरत है तो हम ऐसा प्रावधान कर सकते हैं, ये भेदभाव नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप आर्टिकल 15 को लेकर के वहां पर नहीं जाएंगे। चलिए, आर्टिकल 15 का 6वां जो अनुबंध है वो क्या कहता है आपसे कि इस अनुच्छेद की कोई बात, आर्टिकल 15 की कोई बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये 19 में आता है, और 29(2) में अल्पसंख्यकों के अधिकार, राज्य को नागरिकों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेंगे। देखो इसमें कई सारी चीजें हैं, ये थोड़ा से 15(6) समझा रहे हैं, इसको आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस ये इतना कह रहा है कि अगर हम कोई भी कानून अगर बना रहा है राज्य उत्थान के लिए, तो आप अपने इन अधिकारों को लेकर वहां नहीं जा सकते। हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर के आप वहां नहीं जाएंगे, बस इतना समझाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ऊपर के थे। तो आर्टिकल 15 का जो है वो आपको डिटेल समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है कि जो सार्वजनिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो निजी ही क्यों ना हो, वहां पर आपसे भेदभाव नहीं किया जा सकता। किन आधारों पर? 5 आधारों पर। कौन कौन सा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। क्लियर है? ओके एवरीवन। और अगर लगता है कि समाज में कुछ जातियां पिछड़ी हुई हैं और उसको हमें ऊपर लाना है सामाजिक रूप से या शैक्षिक रूप से, तो हम उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं, ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। महिलाओं और बच्चों के लिए भी हम विशेष प्रावधान कर सकते हैं, ये भी भेदभाव नहीं है या समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो यही सब चीजें आर्टिकल 5 में समझाई जा रही कि आर्टिकल 15 में हर एक पॉइंट में ये चीज बताया जा रहा है कि ये सब चीजें क्या क्या जो है इसके अंतर्गत है और क्या इसका उल्लंघन नहीं है। अच्छा, एक और चीज है कि आप ज्यादातर इस बात पर आप नहीं कर सकते, ये भी एक दंडनीय हो सकता है, जैसे दुकान पे लोग लिख देते हैं केवल मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, केवल हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, ये भी डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्योंकि आप ये भी नहीं कर सकते अब। भाई अगर आप ये ऐसा करते हैं तो ये जाति के आधार पे हो गया ना, आप लिख के कह देंगे कि भाई मुस्लिमों का प्रवेश नहीं है यहाँ पे या समथिंग, तो एक जाति के आधार पे हो गया ये। तो ऐसा भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भेदभाव में आ जाएगा आपका, ठीक है, समानता का अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो है हमारे पास। चलिए, ये जो मेन पॉइंट है इसका डिस्कशन हम आपसे आगे करेंगे, यहाँ पर उतने बेहतर तरीके से समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम जब अगला आर्टिकल समझा देंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल समझाएंगे अभी 16वां वाला, उसमें आपको हम ये क्लियर कर देंगे, ठीक है। आर्टिकल 16, देखिए आर्टिकल 16 हमने क्या बोला था, नहीं, मंदिर मस्जिद में धर्म के आधार पर नहीं रोक सकते आप किसी को ये कह के जाति या उसके आधार पे नहीं रोक सकते कि आप कह दें कि आप निम्न जाति के हैं, आप नहीं आएंगे इसमें ना, नहीं कर सकते आप, ठीक है, दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 16 हमें क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता सभी को मिलना चाहिए। अब इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको देख लो डिटेल में, बाकी मेन पॉइंट तो याद हुई क्या सबको? यस शुभम, याद कर लिए ना आर्टिकल 16 क्या है? अंशिका, जो लोग सामने हैं वही लोग तो दिख रहे हैं, सावित्री, पूजा, ठीक, शिवराम, सत्यजीत, चलो बाकी सब लोग हैं। इधर कौन है जो सामने नहीं है? ब्रजेश, आयुष, राहुल, रमाकांत, अमित, रविंद्र, राफिया, ज्योति, प्रियंका, संजय, इरफान, अनिल, कोमल, मीनाक्षी, प्रियंका, हेमा, आशा, शुभम।
अच्छा हाँ स्टूडेंट्स, अब जो क्लास हमारी रहेगी ना, देखो 9 बजे बहुत दिक्कत हो रही है। हम इस टाइम को ही चेंज कर रहे हैं, हम 11 बजे ही टाइम कर रहे हैं, क्योंकि बार बार मैसेज करना पड़ता है कि 11 बजे चलेगी, 11:30 चलेगी। हम टाइम शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि 9 बजे बहुत मुश्किल है क्लास हो पाए, 11 से ही चलेगा। तो अब हम बार बार मैसेज नहीं करेंगे, आप समझ जाइएगा कि पर डे आपकी 11 से ही क्लास रहेगी अब, क्योंकि 9 बजे में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर हमें मैसेज करना पड़ जाता है कि 11 बजे चलेगा, 11:30 बजे चलेगा। ठीक है, तो 11 बजे से ही आपकी क्लास रहेगी, इसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, समझ गया सब लोग। बाकी पढ़ो जरा 16:1 16:2 ये सब पढ़ो जल्दी से, जब तक हम नाम पढ़ लें कौन कौन ऐड है, देख तो ले कौन कौन ऐड होता है रोज। नाम हम पढ़ ही नहीं पाते कौन कौन ऐड होता है। मोनिका, विनय, संदीप, मनोज, राघवेंद्र, सुमित, अमित, अरशद, मयंक, अंजलि, निधि, संतोष, पीयूष, श्रद्धा, महिमा, रितु, रिया, पंकज, सपना, नवीन, पूजा, रंजना, अरुण, हर्षवर्धन, आशीष, शिव, रतन और रोशनी। अच्छा ठीक है, चलिए समझते हैं। आप समझ गए होंगे कि नौकरी में समानता। एक एक देखते हैं कि इसके अनुबंध में क्या बताया गया, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बाकी आपने याद कर लिया होगा कि 16 में क्या है, मेन पॉइंट याद हो गया सबको। 16 में क्या है, नौकरी में समानता का अवसर। ठीक है, आगे देखते क्या है। 16:1 आपसे क्या कहता है, सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता होगी। अगर देखो राज्य आ गया तो हमने बार बार समझाया कि यहाँ पर स्टेट, आर्टिकल 12 में ही स्टेट की डेफिनेशन समझा दी गई है। स्टेट का मतलब यहाँ पे कोई उत्तर प्रदेश या नहीं है, इसके अंतर्गत सब हैं जो भी नौकरी देता होगा। इसीलिए आर्टिकल 12 में पहले ही स्टेट का मतलब समझाया गया था। यहाँ पे राज्य कोई पर्टिकुलर बिहार झारखंड नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, पार्लियामेंट भी है, इवन कोई भी ऐसा जो अंतर्गत आता है, सब इसके अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 12 यही समझाया था आपको। तो सभी नागरिकों को जो राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार में अवसर की समानता होगी। 16(2) किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और निवास, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कि आप इसके आधार पर कह दे कि हम नौकरी नहीं देंगे आपको, इस आधार पर आप मना नहीं कर सकते कि हम आपको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। 16(2) के आधार। 16(3) संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। देखो एक और चीज बड़ी ध्यान से समझिएगा, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है अब इसमें। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हम समझा देते हैं। देखिए आर्टिकल 16 का उपबंध 2 क्या कहता है। आर्टिकल 16 का उपबंध 2 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर भेदभाव नहीं। मतलब हम इस आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। क्यों? अगर हम इस आधार पर देंगे तो बाकी नागरिकों के साथ भेदभाव हो जाएगा। लेकिन अगले ही आर्टिकल में संविधान निर्माता क्या लिख रहे हैं, 16(3) में, संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। आप कह रहे हैं कि उद्भव और निवास के स्थान पर नहीं देना चाहिए, और अगले आर्टिकल में आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को दिया जा सकता है। नहीं समझ में आई बात। 16(2) में आप क्या कह रहे हैं कि हम प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं देंगे। जैसे वो हिमाचल प्रदेश का है तो हिमाचल प्रदेश का अगर होगा तो हम नौकरी की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश के लिए 50% कर देंगे, इस 50% में केवल हिमाचल के लोग रहेंगे। तो एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, उसके प्लेस ऑफ बर्थ और स्थान के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। ये समानता का उल्लंघन होगा। एक प्रकार से अनुच्छेद 16(2) कहता है। लेकिन अनुच्छेद 16(3) में आप क्या कह रहे हैं, कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हम ये प्रावधान कर सकते हैं। तो 16(3) में वो ये बता रहे हैं कि ठीक है आप इस आधार पर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हमें ये देखना पड़ेगा कि वहां के लोगों को हम व्यवस्था दें या ना दें। तो आज की डेट में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं
जहां पर वहां के स्थानीय निवासियों को, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोकल नागरिकों को आरक्षण है कि उन सीटों पर वही लोग बैठ सकते हैं, उन सीटों पर वही जा सकते हैं, उतने परसेंट वो लोग। ये है कई जगह। तो उसमें भी अब ये देखो, ज्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट वाले होंगे जो मेनली होंगे। आपको बताया भी था कि नॉर्थ ईस्ट का जो प्रावधान है वो थोड़ा सा अलग चलता है, उनके लिए थोड़ी विशेष चीजें चलती हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है ना। तो जैसे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर है कि वहाँ के नागरिकों के लिए रहता है, ठीक है। मणिपुर है, तो वो भी वहीं का है। त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, तो वो चीजें समझा रहे हैं ऐसा। इवन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी है, यहाँ पर भी है व्यवस्था, मतलब लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, अगर वहाँ के निवासी हैं तो उनके लिए एक प्रावधान है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमारा 16(3) है वो ये बताता है, 16(2) कहता है कि आप भेदभाव मत करिए, लेकिन 16(3) में ये लोग कह रहे हैं कि हाँ, कुछ ऐसे लॉ का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। ये प्रावधान है, अगर गवर्नमेंट को लगता है तो ऐसा वो कर सकती है, ठीक है। 16(4) में वो क्या कह रहे हैं, पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवा में आरक्षण का प्रावधान यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवा में अपर्याप्त हो। अब ये देखो, ये जाति पर हो गया। विशेष वर्ग का मतलब हो गया जाति पर, विशेष वर्ग मतलब वो किसी जाति के होंगे। अब ये भी एक अब एक्सेप्शन आ रहा है, समझिए जरा कैसे। आप जो 2 वाला है, आप जो अनुच्छेद 16(2) में बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के स्थान पर, जन्म स्थान और उद्भव और निवास, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पर आप नहीं करेंगे। एक अपवाद हमने देख लिया कि उद्भव और निवास वाला जो है, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस वाला, अनुच्छेद 16(3) में ही वो कर दिया गया कि कुछ क्षेत्रों में आप बना सकते हैं। अगले वाले में फिर अपवाद आपने दे दिया। आप क्या कह रहे हैं, पिछड़े वर्गों को, पिछड़ा वर्ग मतलब एक पर्टिकुलर जाति हो गई ना भाई, पिछड़ा वर्ग मतलब कौन, वो एक पर्टिकुलर कास्ट हो गई, ठीक है। तो पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवा में आरक्षण का प्रावधान है, हम इनको आरक्षण प्रावधान दे रहे हैं सरकारी सेवा में, यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो। तो एक प्रकार से जाति के आधार पर हो गया कि आप ये कास्ट के आधार पर कर रहे हैं, तो ये भी एक अपवाद टाइप से हो गया कि हाँ, हम ये, तो इसलिए इसको समझाने के लिए इनको आर्टिकल बनाने पड़े, पढ़ाने पड़े। 2 तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन क्योंकि कुछ चीजें करनी थी, इस वजह से 16(3) में समझाया गया, फिर 16(4) में समझाया गया। 16(5) भी एक अपवाद है, ये धर्म के आधार पर है, ये जाति के आधार पर है, ये स्थान के आधार पर है, तीनों अपवाद ही हैं। आर्टिकल 2 में आप ये कहते हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 16(3) में आप ये कहते हैं कि स्थान निवासी है तो हम उसको विशेष सुविधा दे सकते हैं। आर्टिकल 16(4) में आप ये कह रहे हैं कि जाति के आधार पे हम कर सकते हैं। आर्टिकल 16(5) में आप कह रहे हैं हम धर्म के आधार पे कर सकते हैं। तो तीनों एक प्रकार से चीजें कह रहे हैं वो, और ऊपर 2 में वो ये समझा रहे हैं। जबकि 16 में वो कह रहे हैं कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी में सब समान है। बट अपवाद हमको देखने को मिल रहे हैं, 3 आर्टिकल हमें कुछ अपवाद समझाते हैं। तो दूसरा जो ये है, देखो हम इसको समझा देते हैं, 16(4) को हम समझा देते हैं, ये क्या है स्टूडेंट, बड़े ध्यान से समझना। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो ये क्या है हम क्लियर करते हैं। 16(4) एक्चुअल में क्या है। मान लो किसी एक क्षेत्र में एक पर्टिकुलर जाति है, कोई भी एक पर्टिकुलर कास्ट है, वो कास्ट करीब 10% जनसंख्या है उसकी वहां पर। मान लो कोई एक क्षेत्र है, वहां पर 10% जनसंख्या है उस पर्टिकुलर कास्ट की, और वो पिछड़ा हुआ है, बहुत पिछड़ा वर्ग है वो, टोटल 10% है, और पुलिस की नौकरी निकल रही है, और पुलिस की नौकरी निकल रही है, और उसमें जो वो पर्टिकुलर कास्ट है, पिछड़ा वर्ग जो है, अब इसमें कोई भी पिछड़ा हो सकता है, अब इसमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो पर्टिकुलर जो कास्ट है जिसका, जो कि उस समय पिछड़ा हुआ होगा, और 10% उसकी जनसंख्या है, उस पुलिस की नौकरी में सपोज करो 5% गए, केवल पुलिस की नौकरी में 5% का ही प्रतिनिधित्व है, लेकिन टोटल जो वहां पर है वो करीब 10% के आसपास के लोग हैं पिछड़े वर्ग के, लेकिन सेवा में जो है वो 5% ही लोग वहां पर है। तो गवर्नमेंट एक प्रावधान कर सकती है कि ये जो प्रतिनिधित्व है, केवल 5% का जो प्रतिनिधित्व है, हम इसको बढ़ा सकते हैं
क्योंकि जनसंख्या उनकी 10% है और सब पिछड़े हुए लोग हैं, क्योंकि उसमें कोई ऊपर नहीं है, सारे पिछड़े हुए लोग हैं और केवल नौकरी उनको 5% को ही मिल पा रही है, तो हम आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं ताकि उन सीटों पर कोई और न जाए और उसमें हम उस पर्टिकुलर कास्ट को हम फिल कर लेंगे। ये है 16(4) का मतलब। तो 16(4) का मतलब ये है कि अगर पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवा में आरक्षण का प्रावधान है, ये अगर उनको क्या लगता है, यदि उनको लगता है कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त है, वही हमने कहा कि अब 10% पूरी जनसंख्या है, उसमें से 5% जो है वो सेवा में है, 5% है पिछड़े, तो ये भी है, पिछड़े तो पूरे 10 है ना, 10% सारे पिछड़े हुए हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, इन्हें आरक्षण दीजिए, आरक्षण का प्रावधान कीजिए ताकि ये ऊपर उठ सके। तो ये 16(4) बताता है कि अगर ऐसा लगता है तो जाति के आधार पे आप ये काम कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मतलब पर्याप्त उनको नहीं मिल पा रहा है प्रतिनिधित्व, ये उल्लेख कर दिया गया। ठीक है, इन्हीं स्टेट के लिए नहीं, देखो नॉर्थ ईस्ट जो है उसके लिए स्पेशल है, वो आदिवासी एरिया है, हमारी बोली, हमारी भाषा, रहन सहन सब अलग है उनसे। नॉर्थ ईस्ट एकदम पहाड़ी इलाका है और वहां पर बहुत सारी चीजें डिफरेंट है, एक मैदानी इलाका और एक पहाड़ी इलाका, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, एक जनजाति में एक आदिवासी में बहुत फर्क है। आदिवासी का रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल सब आपसे डिफरेंट है, तो उनको आप अपनी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है, ये आप समझ गए होंगे, वैसे आप लोग जानते हैं ज्यादातर, धर्म के आधार पर कैसे, एक बार पढ़ लो फिर हम बताते हैं। किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जैसे वक्फ बोर्ड। देखिए, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, तो मुस्लिम कम्युनिटी का अगर कोई संस्था है तो उसमें जो प्रतिनिधित्व है वो वक्फ बोर्ड जैसे है, तो उसमें हिंदू नहीं जाएगा, उसमें अगर उन्हें किसी प्रतिनिधि को बनाना है या अधिकारी बनाना है तो मुस्लिम ही होगा। तो वो आर्टिकल 16(5) ये कहता है कि अगर कोई भी धार्मिक संस्था है और उसमें अपने संस्थान में किसी की नियुक्ति करनी है तो वो इस चीज से फ्री है कि वो किसका नियुक्ति करेगा, वो अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों की नियुक्ति कर सकता है, इसके लिए आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो जैसे वक्फ बोर्ड है, वक्फ क्या होता है, वक्फ का मतलब समझ लीजिए, वक्फ वक्फ एक शब्द है, इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है कि जैसे जैसे दान वान देता है जमीन वगैरह, मतलब अच्छे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए दान दे देता है कि ठीक है रख लीजिए भलाई के लिए, सबके लिए, तो वो वक्फ कहलाता है। तो वक्फ की जमीन, और इसको मेंटेन करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं, जिनके अधिकारी मेनली मुस्लिम ही होते हैं क्योंकि उसी धर्म से रिलेटेड होता है। 30 वक्फ बोर्ड इस समय हमारे देश में ज्यादातर देखने को मिलते हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी जमीन है। कहा जाता है कि अगर सबसे ज्यादा जमीन तो ईसाइयों के पास है, ईसाई मिशनरियों के पास, तो ईसाई मिशनरियों के बाद अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी जमीन है, क्योंकि इनको वो उपहार में मिल जाता है, जो अच्छे परिवार के मुस्लिम परिवार होते हैं वो कई सारी जमीन इनको दान में दे देते हैं, भलाई के लिए, स्कूल खोलने के लिए या समथिंग, तो उसका देखरेख वक्फ बोर्ड ही करता है। ठीक है, तो इस तरह से वो वक्फ बोर्ड की बात होती है। इसी को देखते, ऐसा सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल वक्फ बोर्ड के लिए है, कोई दूसरी कम्युनिटी भी अगर करना चाहे तो वो भी कर सकती है कि हमारे संस्थानों में वो अपने से धर्म से रिलेटेड लोगों को शामिल कर सकती है, क्योंकि 16(5) हमें ये कहता है कि कोई भी धर्म, किसी का नाम नहीं है यहाँ पर, इसने कहा है किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा, तो किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों की नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है, ठीक है ना, ये एक प्रावधान किया गया है। तो ये आपने समझ लिया होगा स्टूडेंट्स, जो हम लोग देख रहे थे सरकारी नौकरी में इक्वलिटी। तो सरकारी नौकरी में इक्वलिटी, बताइए क्या हम भेदभाव कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, नहीं कर सकते, किसके आधार पर? जाति के, धर्म के, मूल वंश के, लिंग के, जन्मस्थान के और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के आधार पे आप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अपवाद के रूप में हम देख सकते हैं, 3 पॉइंट है जिसके आधार पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पहला, आप कह सकते हो एक प्रकार से वो रेजिडेंस के आधार पर, निवासियों के लिए। एक दूसरा, मतलब एक पॉइंट आप रेजिडेंस वाले पे कर सकते हो, उद्भव और निवास वाले पर, एक आप धर्म पर कर सकते हो, एक जाति पर, इन तीनों को कर सकते हो कि अगर कुछ ऐसा लगता है हमें तो कुछ क्षेत्र के लोगों को हमने प्राथमिकता दी है, वहां के लोगों को, जैसे हिमाचल है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश, तो वहां के लिए हम लोगों ने प्राथमिकता दी कि पहले वो लोग
के लिए सीट अलग है, उस पर आप लोग नहीं जाएंगे बाहर के लोग, तो इसको हम भेदभाव नहीं मानेंगे, ये बताया जा रहा है 16(3) में। फिर वो ये कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग अगर कोई है, कोई ऐसी जाति है जो बहुत पिछड़ गई है और उसको पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा में नहीं मिल पा रहा है, तो हम उसको आरक्षण का प्रावधान करके ऊपर ला सकते हैं। ये हमारे सरकारी नौकरी में समानता का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये समाज में बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं और उनकी संख्या बढ़ानी जरूरी है उसमें। तो यार 16(4) में समझाया जा रहा है। तीसरा जो धर्म के आधार पर समझाया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि अगर कोई धार्मिक संस्था है तो वो अगर उसकी देखरेख करना चाहे तो वो अपने लोगों को उसमें नियुक्त कर सकती है, इसमें कोई भी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। हाँ, वो दूसरे को भी कर सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अगर चाहे कि प्राथमिकता हमें अपने को देना है तो वो दे सकता है। इसमें आप विरोध नहीं करेंगे कि केवल ये मुस्लिम ही क्यों जा रहे हैं, केवल ये हिंदू ही क्यों जा रहे हैं, ये इस पे आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 16(5) में डिफाइन किया गया है, ठीक है। जेंडर के हिसाब से तो भेदभाव तो होता है ना, फीमेल को ज्यादा रिलैक्सेशन मिला है, वो भी भेदभाव नहीं है। अरे ऊपर पढ़ा तो दिए तुमको, अभी थोड़ी देर पहले 15 वाला आर्टिकल पढ़ाए थे, महिलाएं और बच्चे उसके आधार पे आपसे मतलब फ्री हैं, आप समानता का अधिकार उनसे नहीं कर सकते। जो फीमेल हैं और जो बच्चे हैं उनसे कंपेयर आप नहीं कर सकते, उनके लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है, ये समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ओके, तो आर्टिकल हमने 16 भी देख लिया। ये थोड़ा सा डिस्कशन है आरक्षण किस तरह से बनाया गया है, मतलब किस तरह से वो आरक्षण हुआ है। देखिए, एक थोड़ा सा डिटेल बस दे देते हैं, बाकी आप पढ़ लेना। जब ऐसी कोई बात हुई तो एक दिक्कत जानते हो क्या आई? दिक्कत आई इस वाले पॉइंट के साथ। ये वाला जो पॉइंट है ना, कौन सा पॉइंट बताते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो 16(4) है, 16(4) जो ये कहता है कि पिछड़े वर्ग को सरकारी सेवा में आरक्षण का प्रावधान। अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये पिछड़ा वर्ग कौन, ये पिछड़ा वर्ग कौन होगा समाज में, ये डिसाइड कौन करेगा कि समाज में पिछड़ा वर्ग कौन होगा। इसको ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई गई। तो सबसे पहली जो कमेटी बनी तो बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आखिर समाज में ऐसे कौन लोग हैं जो पिछड़े वर्ग हैं जिनको हमें ये सुविधा देनी है। एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1953, 1953 में पहली कमेटी बना दी गई और इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर, जिनको ये काम दिया गया कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि समाज में कौन से वर्ग पिछड़े हुए हैं। तो काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट तैयार की 1953 में जब कमेटी बनी। 1955 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में 2399 बैकवर्ड क्लासेस हैं। आप सुने भी नहीं होंगे, काका कालेलकर ने कहा 1955 में 2399 बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है। और इन पिछड़े वर्गों में 837 तो बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, मतलब जिनको तो बहुत जरूरी हो गया है मतलब समाज में उठाना। तो उन्होंने कहा कि 2399 बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिसमें से 837 बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। और काका कालेलकर ने एक बात और कर दी कि जितनी वुमेन है उनको पिछड़े वर्ग में रख दो, मतलब वो कोई भी हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कास्ट से हो, जितनी वुमेन है उनको किस में रख दिया जाए, बैकवर्ड क्लासेस में रख दिया जाए। अगर हम उनको बैकवर्ड, अच्छा उनका क्या सोचना था कि अगर वुमेन को हम लोग बैकवर्ड क्लास में रख देंगे तो उनको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, भाई वो किसी भी जाति की हो, चाहे वो सवर्ण हो चाहे वो हो, तो अगर वो बैकवर्ड क्लासेस में रख दी जाएंगी तो उनको सारी औरतों को सुविधाएं मिल जाएंगी, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। उनका सोचना ये था, क्योंकि ये लोग अब 53 की बात हो रही तो उस समय बहुत ज्यादा उत्पीड़न वगैरह तो था ही, क्योंकि अब अंग्रेजों का समय था और महिलाओं बच्चों को बहुत सारे अधिकार नहीं थे। अब आज की डेट में ना अधिकार हैं, उस समय अधिकार नहीं थे, तो ये उस समय की सोच चल रही है। वो सोच रहे थे कि महिलाओं को किस तरह से अधिकार दिए जाए, तो उन्होंने सिफारिश की थी कि इनको बैकवर्ड क्लास में ही रख दो जिससे इनको सारी सुविधाएं मिलने लग जाए। बट ये चीजें नहीं मानी गई। 70% रिजर्वेशन की सिफारिश करी थी 1-2% नहीं, इन्होंने कहा था 70% रिजर्वेशन दो बैकवर्ड क्लासेस को, जो टेक्निकल और एजुकेशनल मतलब है, टेक्निकल और एजुकेशन प्रोफेशनल में 70% रिजर्वेशन की बात की।
सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े हो गए तुरंत, है कितने परसेंट, फिर से बताओ, काका कालेलकर फिर से बताओ कितने परसेंट। तो काला कालेलकर कहते 70%। कहते दिमाग सही है तुम्हारा, 50% से ऊपर हो ही नहीं सकता, तुम 70% की मांग कर रहे हो। रुको, कानून बनाना पड़ेगा, तुम लोग का दिमाग ठिकाने नहीं है, ठीक है, निर्णय देते हैं तुम लोगों को एक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को समझा और फिर ये सारी डिमांड जो थी ये सब खारिज कर दी गई। इसमें से एक भी शामिल नहीं किया गया। तो ये काका कालेलकर की जो डिमांड थी ये सबको खारिज कर दिया गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया 1963 में। इस चीज को देखते हुए 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ऐसा है, सुन लो, कितना भी आरक्षण दे दो, लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए ओवरऑल। आप आज की डेट में देखिए 49.5% देखेंगे आप SC ST और OBC तीनों को मिलाकर, एक है 27%, एक है 7.5% और एक है 15%। तो 27 और 15 कितना हुआ, 27 और 15 3 कितना हुआ, 27 15 42 और 7.5 49 49.5, बस। तो ये 50% से कम है। तो ये तीन आपके प्रावधान उसमें हैं। तो 27%, 15 और SC ST का जो 15 और 7.5 है, और ये जो OBC का 27 है। इसीलिए बवाल हुआ था 10% वाले पर, जो EWS वाला लगा है, क्योंकि 49.5 तो उन तीनों को मिला के हो गया था, और जो 10% EWS वाला लगा है, अगर इसको जोड़ोगे तो ऊपर निकल जाएगा। तो इसलिए एक कमेटी अभी बनी है, एक हफ्ते पहले ही बनी, अभी रिसेंट में, वो पूरी जांच करेगी EWS वाले कोटे की फिर से। तो अभी केंद्र सरकार ने बना दिया, एक कमेटी बनाया है अभी रिसेंट में, जो EWS को प्रावधान दिया गया है ना, उसकी फिर से नई समीक्षा होगी कि क्या इसमें किस आधार पे आपने किया इसे। तो ये चीजें आपकी समझ में आती है। तो कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, भैया कुछ भी करिए 50% से ज्यादा नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखना है। ये तो खारिज हो गया रिपोर्ट। इन्होंने कहा अब क्या, इन्होंने अगला आयोग बनाया, मंडल आयोग जिसे कहा गया। फिर से आपको भी हम वही काम दे रहे हैं। 1979 में ये बना सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, और इसके अध्यक्ष रखे गए VP मंडल, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आपको भी यही काम करना है। आप फिर से फाइंड आउट करिए कैसे हम कर सकते हैं पिछड़े वर्ग का आइडेंटिफाई। 1980 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी, और इन्होंने कहा अब जो पिछड़ी जातियां वो 3743 हैं। यहां कितनी थी, 2399। मंडल साहब कह रहे हैं 3743 है, ये और आगे बढ़ गए। ये कह रहे कि और सारी जाति पिछड़ गई है। तो मतलब इतना क्या हुआ कि 1955 में रिपोर्ट सबमिट हुई है, और 1980 तक आते आते लो सीधे 1000 जातियां पिछड़ गई। मतलब ऐसी कौन सी सरकार चल रही थी कि इतनी तेजी से पिछड़ रही है जाति। पहले आप 2399 चल रहे हैं बैकवर्ड क्लास, और अब आपके आ गई 3743। ठीक है, तो अब ये हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। और इनको 27% आरक्षण देने की सिफारिश की गई। ये ज्यादातर OBC के लिए बात हुई है। पिछड़ी जाति जब कहा जाता है तो ज्यादातर ये OBC वगैरह के लिए होता है, अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ी जातियां, ठीक है। और जब SC ST वगैरह कहा जाता है तो उनका सीधा शब्द होता है अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां, उनके लिए वो शब्द यूज होता है। तो इन्होंने 27% आरक्षण की मांग कर दी OBC की। यही वो कमीशन है जिसने OBC के लिए सिफारिश की थी मंडल आयोग में। VP मंडल का ये था विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। 1980 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, और इस चीज के लिए इन्होंने कहा था। इसको देखते हुए इनकी सिफारिश को माना गया है, क्योंकि वही आज हमें देखने को मिलता है। तो इनकी सिफारिश को एक्सेप्ट किया गया, और 1990 के उसमें VP सिंह की सरकार बनी। उन्होंने 27% आरक्षण OBC को दे दिया गवर्नमेंट जॉब्स में। तो 1990 में जब VP सिंह की सरकार आई तो इन्होंने 27% आरक्षण लागू कर दिया कि OBC को अब 27% आरक्षण रहेगा। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी। इन्होंने 2 चेंज और इंट्रोड्यूस कर दिया कि चलो ये 27% तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हम 2 पॉइंट और दे रहे हैं। क्या, आरक्षण में इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी होना चाहिए। मतलब
आर्थिक रूप से अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो हम उसे देंगे आरक्षण। आपने ध्यान दिया होगा कि अभी तक आर्थिक रूप से कोई डिफिनीशन नहीं आ रही है, क्योंकि एक सामाजिक आ रही थी और शैक्षिक आ रही थी, सोशल और एजुकेशनल। लेकिन नरसिम्हा राव कह रहे हैं 1991 में कि आर्थिक रूप से अगर कोई पिछड़ा है तो भी हमें उसको देना चाहिए, और उन्होंने 10% आरक्षण का प्रावधान किया। ये आज का नहीं है स्टूडेंट, ये एक बार लागू होकर के खत्म हो चुका है। नरसिम्हा राव की सरकार में 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। तो हायर क्लासेस में जो उच्च जातियां होंगी या समर जातियां, अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आती हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो उनको 10% आरक्षण मिलना चाहिए। ये दो चीजें इन्होंने देखा कि आर्थिक रूप से करना चाहिए, और ये अप्लाई करने की कोशिश की और इसको लागू भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको हटा देगा तुरंत। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आप समझिए। एक केस आ गया 91 में, ये बात हो रही है, और 1992 में एक केस आ गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला गया। वो केस क्या था, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत मेजर डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस तरह से केशवानंद भारती वाला है, उस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिलेशन में। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया, उसको इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहा गया। 5 मेजर डिसीजन इसने दिए सुप्रीम कोर्ट ने। पहला डिसीजन, सरकार द्वारा दिए गए 10% आरक्षण को हम खत्म कर रहे हैं। आपने जो आर्थिक आधार पे 10% का आरक्षण दिया है, ये नहीं माना जाएगा। क्यों? संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में समानता वाले में जो आरक्षण का प्रावधान दिया है, आप आर्टिकल अभी हमने पढ़ा है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से। तो संविधान के आधार पर हम ये नहीं दे सकते, क्योंकि डेफिनेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, 10% आरक्षण नहीं मिलेगा ईडब्ल्यूएस में। पहला डिसीजन ये। दूसरा क्या दिया, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये जो 27% का आरक्षण ओबीसी को दिया जा रहा है, इस 27% के आरक्षण में अगर कोई ऐसी जाति, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारी जातियां आती हैं भाई, कोई एक कम्युनिटी तो है नहीं, ओबीसी में बहुत सारे लोग हैं। तो ओबीसी में अगर कोई ऐसा है जिसका उत्थान हो चुका है, जिसका उत्थान हो चुका है, जो मतलब काफी ऊपर आ चुके हैं, जो जाति अब ऊपर आ चुकी है समाज में, तो उसको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसी को क्रीमी लेयर कहा जाता है, कि जो 27% आरक्षण हम दे रहे हैं, इनमें से अगर कोई ऐसी जाति है जिसका उत्थान हो चुका है, तो हम उसको आरक्षण क्यों दें? हम उसको क्रीमी लेयर मानेंगे, हम उसको क्या मानेंगे, क्रीमी लेयर मानेंगे। क्लियर है? ये एक पॉइंट किया जाता है, तो उनको जनरल वाले कैटेगरी में शामिल कर लिया जाता है। ये एक दूसरा डिसीजन दिया गया। तीसरा डिसीजन दिया गया, आरक्षण नियुक्ति में होगा, प्रमोशन में नहीं। ये जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये नौकरी में की गई है, नौकरी देने में, प्रमोशन में नहीं। कि आप सोचे कि इसी के आधार पर हम प्रमोशन में भी आरक्षण ले ले, ये उस समय की बात हो रही है। अभी तो है, SC/ST के लिए है, उनके लिए प्रमोशन की व्यवस्था कर दी गई है कि प्रमोशन में भी मिल जाएगा। लेकिन हम ये डिसीजन बात कर रहे हैं 1992 वाले की, जब ये आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अगला डिसीजन दिया कि आरक्षण नियुक्ति में होगा, प्रमोशन में नहीं होगा। चौथा, फिर से वो डिफाइन कर रहा है, ध्यान से समझ लीजिए कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना है किसी भी हालत में। 4 ये मेजर डिसीजन है इस इंदिरा साहनी वाले केस में। एक पांचवा है, नियुक्तियों में कैरी फॉरवर्ड रूल को मान लिया, लेकिन 50% का रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड क्या होता है कि यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, मान लो इस साल हमने रिजर्व सीटें निकाली नौकरियों में और कुछ सीटें नहीं भरी जो आरक्षित वाली हैं, तो उस पर किसी और को नहीं रख लेंगे आप, क्योंकि वो आरक्षित है, वो खाली रह जाएंगी, ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अगले साल के लिए। अब हम इसको अगले साल वाला जो आएगा उसमें हम उसको भरेंगे। क्लियर है? तो इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड, कि अगर कोई नियुक्ति में, अगर नौकरी में अगर खाली भी रह जाती है सीट, तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड रूल अपनाएंगे और उसको हम आगे फॉरवर्ड करके उसको फिल कर लेंगे अगले वाले में। ये 5 मेजर डिसीजन है जो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसने वो 10% जो ईडब्ल्यूएस वाला था उसको खत्म कर दिया था नरसिम्हा राव के। दूसरा, क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया कि अगर कोई ऐसा है जो उत्थान हो चुका है आरक्षण में, तो वो क्रीमी लेयर में आएगा और उसको अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तीसरा, इन्होंने कहा कि नियुक्ति में, अपॉइंटमेंट में आरक्षण होगा, ना कि प्रमोशन में।
और चौथा इन्होंने कहा कि 50% से आरक्षण ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। पांचवा इन्होंने कहा कि अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और नेक्स्ट उस सेशन में हम उसको फिल कर देंगे, लेकिन ध्यान रखें कि टोटल मिलाकर भी वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से कई सारे मेजर डिसीजन हुए इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो हमने 2 कमीशन देखे आरक्षण से जो किए गए थे। एक कमीशन आपका काका कालेलकर का हुआ था 1953, जिनका लगभग सारी डिमांडें मानी नहीं गई, सब खत्म हो गई। लेकिन जो दूसरा कमीशन बना था, जिसको मंडल आयोग कहा जाता है, वीपी मंडल का, इनकी सिफारिशें मानी गई हैं। 27% आरक्षण वो भी अप्लाई किया गया है, ठीक है ना, और कई सारी जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया है। तो इनके वाले को हम लोग देखते हैं कि काफी चीजें अप्लाई की गई। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये 2 आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए। 15-16, ठीक है। 15 हम लोगों ने क्या देखा है कि आप सार्वजनिक प्लेसेस पर भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, या प्राइवेट पर भी नहीं करेंगे। महिलाओं बच्चों को एक विशेष सुविधा दी जाएगी। शैक्षिक रूप से अगर कोई पिछड़ा हुआ है सामाजिक, तो हम उसको आरक्षण का प्रावधान देंगे। ये 15 में ही बताया जा रहा है। 16 में हमें क्या बताया जा रहा है, नौकरी में समता। और अगर कोई धार्मिक संस्था है तो अपने लोगों को रख सकती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोकल निवासियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। कहाँ आर्टिकल 16 का उल्लंघन है भाई? कोई स्टेट तो अदर स्टेट को अलाउ भी नहीं करता है। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये जो कानून बनाया तुम क्या पढ़ क्या रहे हो तुम लोग? हम समझा रहे हैं वो समझ क्या रहे हो? ये आर्टिकल 16(3) नहीं समझ में आ रहा? संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण, कोई भी ऐसा कानून बनाया जा सकता है। संसद के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जा सकता है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। हम कानून बना सकते हैं कि बाहर वाले को नौकरी वहां ना दी जाए। 16(3) सीधा सीधा बोल रहा है। कहाँ है आपके इक्वलिटी का वो कानून? ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और बेसिक हमने आपको समझा दिया। स्टूडेंट, आप खत्म करते हैं। शॉर्ट में हमने आपको ये चीजें बताई थी, ये 5 तो याद हो ही गया होगा। विधि के समान, भेदभाव नहीं, और लोक नियोजन या सरकार लोग। कल हम डिस्कस कर लेंगे अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। ये छोटा छोटा है, ये बहुत जल्दी डिफाइन हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नहीं है। अनटचेबिलिटी में बहुत कुछ नहीं है, ठीक है ना। और फिर लास्ट है उपाधि कानून। अब कल ही हो सकता है कि हम लोग डीपीपी भी थोड़ा देख लेंगे इसकी, है ना, नहीं तो फिर मूल अधिकार जब खत्म होगा तभी देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह भी है ना। समझ में आया स्टूडेंट्स? ज्योति, मनोज, शुभम, सत्यजीत, कुछ दिमाग में घुसा? कुछ बहुत गया? थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, नहीं वो दिमाग से इधर से जाके इधर से निकल जाएगा थोड़ी देर। तो अभी जो शीट है हम उसको शेयर कर देते हैं, आप लोग उसको देख करके रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए रखते हैं बस, ठीक है, टाइम हो रहा है। कल से आपका 11 बजे ही है, बार बार नहीं बताएंगे, ध्यान रखिएगा। टाइम हम चेंज कर रहे हैं, 11 से 12 ही क्लास हमारी रहेगी अब।